सोचिए एक ऐसी जगह जहां दिसंबर में क्रिसमस गर्मियों के बीच मनाया जाता है, जहां कंगारू इंसानों से ज़्यादा फेमस हैं और जहां दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ और कुछ सबसे अनोखे जानवर पाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमी, टूरिज़्म और इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस तक सब कुछ यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया की इस अमेजिंग जर्नी को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और इसी वजह से इसे लैंड डाउन अंडर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी कैनबेरा है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे फेमस सिटी सिडनी है। सिडनी अपने ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिसे AUD के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है जहाँ दुनिया भर के लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एक साथ कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब ज़रा वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन इतनी स्पेशल क्यों मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट को कवर करता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया दो महान सागरों के बीच स्थित है। वेस्ट और साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। इसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट देश माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सीज़ भी हैं। कोरल सी जो कि ईस्ट में है और जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी है। तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, या हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। आराफोरा सी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच है और तीमोर सी ऑस्ट्रेलिया और तीमोर लेस्टे के बीच में है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स और 2 मेजर टेरिटरीज़ हैं। न्यू साउथ वेल्स जिसकी कैपिटल सिडनी है, विक्टोरिया जिसकी कैपिटल मेलबोर्न है, क्वींसलैंड जिसकी कैपिटल ब्रिस्बेन है, साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल एडिलेड है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल पर्थ है और तस्मानिया जिसकी कैपिटल होबार्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट्स हैं और 2 मेजर टेरिटरीज़ हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी जिसकी कैपिटल डार्विन है और जिसको फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जिसकी कैपिटल कैनबेरा है, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मानी जाती है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेजर लैंड फॉर्म्स की। ऑस्ट्रेलिया को अगर फिजिकल ज्योग्राफी के नज़रिए से देखा जाए तो इसे 3 बड़े लैंड फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। ये 3 रीजन्स ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट, रिवर्स, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट पैटर्न्स को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है ईस्टर्न हाईलैंड। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ फैला हुआ रीजन ईस्टर्न हाईलैंड्स कहलाता है। यहीं पर फेमस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसी रीजन में माउंट कोजियुस्को, ब्लू माउंटेन्स, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पाए जाते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स पैसिफिक ओशन से आने वाली मॉइस्चर लेडन विंड्स को रोकता है, जिसकी वजह से ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में अच्छी रेनफॉल होती है। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर जैसे सिडनी और ब्रिस्बेन ईस्टर्न कोस्ट पर ही विकसित हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल लोलैंड्स की। ईस्टर्न हाईलैंड और वेस्टर्न प्लेट्स के बीच में स्थित ये विशाल निचला भाग है, जिसे सेंट्रल लोलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन में आता है और इसी रीजन में मुरे डार्लिंग बेसिन और लेक आयरे बेसिन भी है। मुरे डार्लिंग बेसिन को ऑस्ट्रेलिया का फूड बाउल कहा जाता है, क्योंकि देश की अधिकांश खेती इसी एरिया में होती है, और लेक आयरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे निचली जगह है जो समुद्र तल से लगभग 15 मीटर नीचे स्थित है। इसके बाद आते हैं वेस्टर्न प्लेट पे।
ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 हिस्सा वेस्टर्न प्लेट से बना हुआ है। ये बहुत पुराना और जियोलॉजिकली स्टेबल रीजन है। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स पाए जाते हैं, जैसे विक्टोरिया डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। और इसी रीजन में ऑस्ट्रेलिया के बहुत से खनिज भंडार भी स्थित हैं। आयरन ओर के लिए हैमर्सले रेंज और बॉक्साइट के लिए फेमस डार्लिंग रेंज भी इसी प्लेट में स्थित हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो यूपीएससी और मैपिंग क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन है और ईस्टर्न कोस्ट के साथ लगभग 3500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट और रिवर सिस्टम को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। इसी रीजन में स्थित है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जहाँ ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजीस को मिलती है। इसकी ऊंचाई लगभग 2228 मीटर्स है। न्यू साउथ वेल्स में स्थित ब्लू माउंटेन्स अपने यूकलिप्टस फॉरेस्ट और ब्लू हेज इफेक्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज हैं। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में मैकडॉनल्ड रेंजेस स्थित हैं जो एलिस स्प्रिंग के पास मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन भौगोलिक संरचना को ये दर्शाती हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया में फ्लिंडर्स रेंज मिलती है जहाँ से ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के कई महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैमर्सले रेंज आयरन ओर के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है जबकि डार्लिंग रेंज बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टर्लिंग रेंजेस स्थित हैं जो अपनी बायोडायवर्सिटी और सुंदर लैंडस्केप्स के लिए बहुत फेमस हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे ड्राई इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट माना जाता है, इसलिए यहाँ रिवर्स का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है मुरे डार्लिंग बेसिन। इसमें मुरे रिवर और डार्लिंग रिवर शामिल हैं, जो देश के एग्रीकल्चर हार्टलैंड को पानी प्रदान करता है। मुरे रिवर ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर है और न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। डार्लिंग रिवर मुरे की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया के व्हीट बेल्ट और फार्मिंग एरियाज को सपोर्ट करती हैं। एक और इम्पोर्टेंट रिवर है मुरुम्बिजी रिवर जो मुरे रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर या आउटबैक रीजन में कूपर क्रीक और डायमेंटिना रिवर जैसी रिवर्स मिलती हैं। ये परमानेंट रिवर्स नहीं है बल्कि सीजनल रिवर्स हैं जो बारिश के समय ही अधिक फ्लो करती हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कंगारू और सिडनी ओपेरा हाउस जैसे मॉन्यूमेंट्स याद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग 1/3 हिस्सा, जी हाँ 1/3 पार्ट, डेजर्ट से ढका हुआ है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे ड्राई इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की। ये ऑस्ट्रेलिया के का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। इसके नॉर्थ में स्थित है ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो अपने विशाल रेड सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फैला हुआ है। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में हमें मिलता है गिब्सन डेजर्ट। ये डेजर्ट रेत से ज्यादा पथरीली भूमि और ड्राई श्रब वेजिटेशन के लिए जाना जाता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस डेजर्ट सिम्पसन डेजर्ट पर। ये नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। इसकी खास बात तो ये है कि यहाँ दुनिया के सबसे लंबे पैरेलल सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित तनामी डेजर्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड माइनिंग रीजन्स में से एक माना जाता है। और अगर मैप को ध्यान से देखें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन में लिटिल सैंडी डेजर्ट भी मिलता है जो ग्रेट सैंडी डेजर्ट के दक्षिण में स्थित है। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट सहारा की तरह ट्रॉपिकल डेजर्ट्स नहीं हैं। ये अधिकतर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के प्रभाव से बने हैं जहां हवा नीचे उतरती है और बादल नहीं बनने देती। इसी ड्राइनेस की वजह से ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर रीजन को आउटबैक कहा जाता है जहां दूर दूर तक लाल मिट्टी, रेत और वीरान भूमि ही दिखती है। ऑस्ट्रेलिया की ये यूनिक माउंटेन रिवर्स और डेजर्ट सिस्टम ही ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरता है। इसी वजह से यहाँ एक तरह का क्लाइमेट नहीं मिलता। नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ने पर क्लाइमेट में लगातार बदलाव देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले देखते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ऑस्ट्रेलिया के सबसे नॉर्दर्न हिस्सों, खासकर केप यॉर्क पेनिनसुला के कुछ खास एरियाज में इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता है। यहाँ साल भर गर्मी और अधिक वर्षा होती है। डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड के नॉर्दर्न पार्ट्स में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मिलता है। यहाँ दो मुख्य सीजन्स होते हैं, वेट सीजन जो नवंबर से अप्रैल तक होता है और ड्राई सीजन जो मई से अक्टूबर तक होता है। इसी रीजन में साइक्लोन्स भी आते हैं। फिर आता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ईस्टर्न कोस्ट के कुछ खास एरियाज जैसे ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के आसपास सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। यहाँ समर्स गर्म और ह्यूमिड होते हैं जबकि विंटर्स रिलेटिवली माइल्ड रहते हैं। फिर आता है ग्रासलैंड क्लाइमेट। ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर के कुछ हिस्सों में सेमी एरिड ग्रासलैंड्स मिलते हैं। यहाँ रेनफॉल कम होती है लेकिन इतनी होती है कि ग्रासलैंड्स डेवलप हो सके। इसी रीजन में शीप रेयरिंग और कैटल रैंचिंग काफी अधिक होती है। फिर आता है डेजर्ट क्लाइमेट। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल रीजन डेजर्ट क्लाइमेट के अंडर आते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट्स और ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स इसी जोन में स्थित हैं। यहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है और दिन और रात के टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर होता है। इसी रीजन को आमतौर पर आउटबैक ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। फिर आता है टेम्परेट क्लाइमेट। ऑस्ट्रेलिया के सादर्न कोस्टल रीजन्स और तस्मानिया में टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है। यहाँ समर्स मॉडरेट और विंटर्स रिलेटिवली कूल रहते हैं। एग्रीकल्चर और मेजर सिटीज का डेवलपमेंट इसी क्लाइमेट जोन में अधिक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए यहाँ सीजन्स इंडिया के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जब इंडिया में जून जुलाई में गर्मी होती है तब ऑस्ट्रेलिया में विंटर चल रहा होता है और जब दिसंबर में हम ठंड एंजॉय कर रहे होते हैं तब ऑस्ट्रेलिया में समर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी और क्लाइमेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है बश फायर्स। बश फायर्स यानी जंगलों और ग्रासलैंड्स में लगने वाली आग ऑस्ट्रेलिया में एक आम प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। खासकर न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया जैसे राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया में बश फायर्स इतनी ज्यादा क्यों लगती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है ऑस्ट्रेलिया के गर्म और ड्राई क्लाइमेट। गर्मियों के दौरान टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और नमी बहुत कम हो जाती है, जिससे पेड़ पौधे और घास आसानी से आग पकड़ लेती हैं। एक और कारण है यूकलिप्टस ट्रीज। यूकलिप्टस ट्रीज का जो ऑयल होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसी वजह से छोटी सी चिंगारी भी जो है वो कई बार बड़े बश फायर्स में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ह्यूमन एक्टिविटीज या एक्सट्रीम हीट वेव्स भी बश फायर्स को ट्रिगर कर देती हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे विनाशकारी बश फायर घटनाओं में से एक थी ब्लैक समर बश फायर्स 2019-20, जिसमें करोड़ों हेक्टेयर भूमि जल गई, हजारों घर नष्ट हो गए और लगभग 3 बिलियन एनिमल्स प्रभावित हुए। ये डिजास्टर क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के संदर्भ में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपने डेजर्ट्स और कंगारूज के लिए फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ की वेजिटेशन यानी फ्लोरा भी दुनिया भर में सबसे यूनिक मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली कई प्लांट स्पेशीज ऐसी हैं जो किसी और कॉन्टिनेंट पे नेचुरली नहीं पाई जाती, जैसे यूकलिप्टस ट्रीज। यूकलिप्टस ट्रीज ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस ट्रीज स्पेशीज में से एक है, जिसमें 700 से ज्यादा स्पेशीज पाई जाती हैं। ये पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ड्राई क्लाइमेट में भी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। कोआला का मुख्य भोजन भी यूकलिप्टस के पत्ते ही होते हैं। लेकिन इन पेड़ों का एक नुकसान है कि इनमें मौजूद तेल जो है वो बहुत आसानी से आग को कैच कर लेता है, जिससे बश फायर्स ट्रिगर होती हैं। अकाशिया वेटल ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लावर है गोल्डन वेटल, जो अकाशिया फैमिली से संबंधित है। ये पौधा ड्राई और सेमी एरिड एरियाज में आसानी से उग जाता है और ऑस्ट्रेलिया की कठिन क्लाइमेट कंडीशंस को सहने की क्षमता रखता है। ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर और सेमी एरिड रीजन्स में विशाल ग्रासलैंड्स मिलते हैं। ये ग्रासलैंड्स शीप रेयरिंग और कैटल रैंचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया दुनिया के प्रमुख वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल है। वर्ल्ड फेमस मरीनो वूल ऑस्ट्रेलिया में ही प्रोड्यूस होता है।
ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन खासकर क्वींसलैंड में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ अधिक वर्षा होती है और बायोडायवर्सिटी बहुत रिच होती है। इन फॉरेस्ट में कई रेयर बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 80% से अधिक फ्लावरिंग प्लांट स्पेशीज एंडेमिक हैं, यानी ये नेचुरली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। ये बात ऑस्ट्रेलिया को और भी ज्यादा खास बनाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खासियत उसकी वाइल्ड लाइफ है। दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट पर मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो अंडे देते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ यूनिक मैमल्स भी कहा जाता है। मार्सुपियल्स, पाउच वाले मैमल्स। मार्सुपियल्स वो मैमल्स हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे और अधूरे विकसित अवस्था में पैदा हो जाते हैं और माँ के पेट पर बनी पाउच में बैठते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल माना जाता है और इसकी पावरफुल जंपिंग एबिलिटी इसे दुनिया भर में बहुत खास बनाती है। दूसरा फेमस मार्सुपियल है कोआला। कोआला अधिकतर यूकलिप्टस ट्रीज पर रहते हैं और लगभग पूरा दिन सोने के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य भोजन भी यूकलिप्टस के पत्ते ही हैं। वॉम्बैट भी एक मार्सुपियल है। ये छोटा, मजबूत और बिल बनाकर रहने वाला जानवर है। तस्मानियन डेविल ऑस्ट्रेलिया का एक और यूनिक मार्सुपियल है जो खासकर तस्मानिया आइलैंड पर पाया जाता है। यह अपनी तेज आवाज और एग्रेसिव बिहेवियर के लिए बहुत फेमस है। कुछ मोनोट्रिमीज मतलब एग लेइंग मैमल्स भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडना। मोनोट्रिमीज दुनिया के एकमात्र मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। प्लेटिपस को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसको कई जानवरों को मिलाकर बनाया गया हो। इसकी चोंच बतख जैसी है, पूंछ बीवर जैसी और पैर ऑटर जैसे होते हैं। एकिडना एक कांटों वाला मैमल है जो अंडे देता है और इंसेक्ट्स खाकर जीवित रहता है। दुनिया में सिर्फ 5 मोनोट्रिमीज स्पेशीज बची हैं और उनमें से अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती हैं। देखा ऑस्ट्रेलिया कितना खास है। ऑस्ट्रेलिया अपने यूनिक बर्ड स्पेशीज के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पाई जाने वाली बर्ड्स साइज, स्पीड और बिहेवियर के मामले में बहुत डिफरेंट हैं, जैसे कि एमू। एमू ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बर्ड होने के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीवित पक्षी है। पहला है ऑस्ट्रिच। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एमू उड़ नहीं सकता, लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है। इसकी स्पीड लगभग 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एम्ब्लम पर कंगारू के साथ साथ एमू भी दिखाई देता है। दूसरा है कैसोवरी। कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला एक बड़ा फ्लाइटलेस बर्ड है। इसके सर पर हेलमेट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कास्क कहा जाता है। कैसोवेरी को दुनिया के सबसे डेंजरस बर्ड्स में से एक माना जाता है क्योंकि इसके पैरों के पंजे बहुत शक्तिशाली होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक और फेमस वोकल बर्ड है कूकाबूरा। ये अपने हंसी जैसी आवाज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप रेन फॉरेस्ट में कूकाबूरा की आवाज सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो। इसी वजह से इसे लाफिंग कूकाबूरा भी कहा जाता है। वेज टेल्ड ईगल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े बर्ड ऑफ प्रे है। इसके पंखों का स्पैन लगभग 2.5 मीटर्स तक हो सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया का टॉप एरियल प्रेडेटर माना जाता है और फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ जितनी फैसिनेटिंग है उतनी ही डेंजरस भी है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे ज्यादा रेप्टाइल डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में 800 से अधिक रेप्टाइल स्पेशीज पाई जाती हैं। सबसे फेमस है यहाँ के स्नेक्स। दुनिया के सबसे जहरीले सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनमें इनलैंड टाइपान को दुनिया का सबसे वेनोमस स्नेक माना जाता है। इसके अलावा ईस्टर्न ब्राउन स्नेक और टाइगर स्नेक भी काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मॉनिटर लिजर्ड्स भी काफी फेमस हैं और एम्फीबियंस में ऑस्ट्रेलिया के यूनिक फ्रॉग स्पेशीज पाए जाते हैं। ग्रीन ट्री फ्रॉग यहाँ का सबसे यूनिक फ्रॉग स्पेशीज में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक्स मिलते हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज और अवेयरनेस की वजह से स्नेक के बाइट डेथ बहुत कम होती है।
ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे बड़ा लिविंग रेप्टाइल माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ इतनी यूनिक और डाइवर्सिफाइड है कि इसको एक अलग स्लाइड में कवर करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी कैसी है। अब तक हमने ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी और बायोडायवर्सिटी को समझा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की, जो दुनिया की सबसे डेवलप्ड और स्टेबल इकोनॉमीज में से एक है। ऑस्ट्रेलिया की खास बात यह है कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और एडवांस सर्विसेज सेक्टर्स भी हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का पर कैपिटा इनकम दुनिया के कई देशों से काफ़ी अधिक है। ऑस्ट्रेलिया की इनकम को समझने के लिए हमें इसके 4 मेजर पिलर्स को समझना होगा। सबसे पहला है माइनिंग सेक्टर। ये ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। आयरन ओर, कोल, गोल्ड, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया को ग्लोबल माइनिंग पावर हाउस बनाते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर। ड्राई क्लाइमेट होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक की मदद से वीट, बार्ले, कॉटन और शुगर केन का प्रोडक्शन करता है। शीप रेयरिंग और डेयरी फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। तीसरा है सर्विस सेक्टर। आज ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर्स का ही है। बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म और आईटी सर्विसेज इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। टूरिज्म सेक्टर सिडनी ओपेरा हाउस, ग्रेट बैरियर रीफ, गोल्ड कोस्ट और उलुरू जैसे अट्रैक्शंस हर साल लाखों टूरिस्ट को ऑस्ट्रेलिया की तरफ खींचते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग सिडनी ओपेरा हाउस की। अगर एफिल टावर फ्रांस की और ताजमहल इंडिया की पहचान है, तो सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल आइकन माना जाता है। ये सिडनी हार्बर के किनारे स्थित है और अपने यूनिक सेल शेप डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसकी डिजाइन डैनिश आर्किटेक्ट जॉन उड्जॉन ने तैयार की थी। इसका निर्माण 1973 में पूरा हुआ था और आज ये दुनिया के सबसे फेमस परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर्स में से एक है। यहाँ हर साल हजारों कॉन्सर्ट्स, थिएटर परफॉर्मेंसेस, ओपेरा शोज और कल्चरल इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2007 में दर्ज किया गया था। यूनेस्को ने इसे 20th सेंचुरी की सबसे रिमार्केबल आर्किटेक्चरल अचीवमेंट में से एक माना था। अब हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस नेचुरल वंडर पर, द ग्रेट बैरियर रीफ। सोचिए, एक ऐसी लिविंग स्ट्रक्चर जो इतनी विशाल है कि उसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ में से एक माना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड कोस्ट के पास कोरल सी में स्थित है और लगभग 2300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ हजारों इंडिविजुअल कोरल रीफ्स और आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ रंग बिरंगी मछलियां, सी टर्टल्स, शार्क्स और अनेक मैरीन स्पीशीज पाई जाती हैं। कोरल्स असल में छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। लाखों सालों में इनके द्वारा बनाई गई कैल्शियम कार्बोनेट की एक संरचना मिलकर रीफ का निर्माण करती है। इसीलिए ग्रेट बैरियर रीफ को दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग इकोसिस्टम माना जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज है। ये ना केवल ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया की मरीन बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ग्रेट बैरियर रीफ क्लाइमेट चेंज के कारण खतरे में है। समुद्री जल का टेम्परेचर बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग होती है, जिसमें कोरल्स अपना रंग और जीवन दोनों खोने लगते हैं। इसी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की डिस्कशंस में अक्सर न्यूज में रहता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द ग्रेट बैरियर रीफ इतना बड़ा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है और एस्ट्रोनॉट्स इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे ग्लैमरस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक, गोल्ड कोस्ट की। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट में स्थित है और अपनी सन किस्ड बीचेस, सर्फिंग कल्चर और मॉडर्न स्काईलाइन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस रीजन का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, यानी साल भर मौसम काफी सुहाना रहता है। इसी वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ वेकेशन मनाने आते हैं। गोल्ड कोस्ट को अक्सर ऑस्ट्रेलिया की सर्फिंग कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ की बीचेस जैसे सर्फर्स पैराडाइज दुनिया भर में सर्फर्स को अट्रैक्ट करती हैं।
गोल्ड कोस्ट की एक खास बात ये है कि यहाँ आपको एक तरफ स्काई स्क्रैपर्स और मॉडर्न सिटी लाइफ दिखेगी और दूसरी तरफ सुंदर बीचेस और रेन फॉरेस्ट, यानी नेचर और अर्बन डेवलपमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गोल्ड कोस्ट ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया था। गोल्ड कोस्ट के कोस्ट लाइन पर लगभग 70 किलोमीटर से ज्यादा बीचेस हैं, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे आइकॉनिक नेचुरल लैंडमार्क्स में से एक उलुरू, जिसे पहले एयर्स रॉक का नाम से भी जाना जाता था, उसकी। उलुरू ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के रेड डेजर्ट लैंडस्केप के बीच एक विशाल सैंडस्टोन रॉक के रूप में खड़ा हुआ है। पहली नजर में ये सिर्फ एक बड़ा पत्थर जैसा लग सकता है, लेकिन उलुरू ऑस्ट्रेलिया के इंडाइजीनियस एबोरिजिनल लोगों के लिए बहुत गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। ये लगभग 348 मीटर्स ऊंचा है और इसका सरकमफेरेंस करीब 9 किलोमीटर्स है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसका जितना हिस्सा हमें ऊपर दिखाई देता है उतना ही जमीन के नीचे छुपा हुआ है। उलुरू की सबसे फेमस खासियत ये है कि ये अपना कलर चेंज करता है, मतलब इसमें कलर चेंजिंग इफेक्ट है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये रॉक रेड, ऑरेंज और कभी-कभी पर्पल जैसे शेड्स में दिखाई देता है। इसी अद्भुत दृश्य को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यहाँ की एबोरिजिनल कम्युनिटीज के लिए उलुरू एक पवित्र स्थल है। ये उनके लिए ड्रीम टाइम स्टोरीज जैसा है और ये उनकी इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिक विश्वासों को दर्शाता है। उलुरू को उसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल सिस्टम की। ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पावर्स सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड की गई हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा या रानी देश के सिंबॉलिक हेड होते हैं, लेकिन असली शासन इलेक्टेड गवर्नमेंट ही चलाती है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश मोनार्क हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन उनकी पावर्स अधिकतर सेरेमोनियल होती हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का वास्तविक नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट बनाते हैं और देश की पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करते हैं। ब्रिटिश मोनार्क को ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नर जनरल की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट दो सदनों वाली है, अपर हाउस जिसे सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। ये सिस्टम भारत की राज्यसभा और लोकसभा से काफी मिलता जुलता है। सीनेट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश मोनार्की को सिंबॉलिक रूप में बनाया रखा है, लेकिन देश की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस पूरी तरह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही चलाई जाती है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज हैं, जो देश की सरकार का नेतृत्व करते हैं, और गवर्नर जनरल सैम मोस्टिन हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश मोनार्क के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ इम्पोर्टेंट पेनिनसुलास की, जो यूपीएससी मैपिंग और जियोग्राफी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला की, जो क्वींसलैंड के फार नॉर्थ में स्थित है। ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और कोरल सी के बीच स्थित है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे नॉर्दर्न पेनिनसुला माना जाता है। यही ऑस्ट्रेलिया का पपुआ न्यू गुइना के सबसे करीब वाला भाग है। ये रीजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रिच बायोडाइवर्सिटी और एबोरिजिनल कल्चर के लिए काफी फेमस है। फिर आते हैं आर्नहेम लैंड पर। नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित आर्नहेम लैंड ऑस्ट्रेलिया के सबसे कल्चरली सिग्निफिकेंट रीजन्स में से एक है। ये आराफोरा सी और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से घिरा हुआ है। यहाँ बॉक्साइट के बड़े बड़े भंडार मिलते हैं और ये एबोरिजिनल कम्युनिटीज का एक इम्पोर्टेंट केंद्र है। फिर आता है आयरे पेनिनसुला, साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। स्पेंसर गल्फ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बीच स्थित है। ये व्हीट फार्मिंग, फिशिंग और सी फूड इंडस्ट्री के लिए काफी
प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया का सी फूड फ्रंटियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोबर्ग पेनिनसुला। नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित कोबर्ग पेनिनसुला अराफोरा सी में प्रोजेक्ट करता है। यहाँ फेमस गैरिगोनाग बार्लू नेशनल पार्क स्थित है और ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट है डैम्पियर पेनिनसुला। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित डैम्पियर पेनिनसुला अपने सुंदर बीचेस, पर्लिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म के लिए फेमस है। ये इंडियन ओशन और किंग साउंड के बीच स्थित है। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट लाइन के सबसे इम्पोर्टेंट गल्फ्स, बेज और बाइट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं गल्फ और बे में अंतर क्या है। गल्फ आमतौर पर ज्यादा एनक्लोज्ड होते हैं, बे कंपैरेटिवली ज्यादा ओपन होते हैं। इम्पोर्टेंट गल्फ्स में गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, स्पेंसर गल्फ, सेंट विंसेंट गल्फ और जोसेफ बोनापार्टे गल्फ आते हैं। गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया इनमें से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में केप यॉर्क पेनिनसुला और आर्नहेम लैंड के बीच स्थित है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ये ऑस्ट्रेलिया के सदर्न कोस्ट पर स्थित एक विशाल ओपन बे है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से साउथ ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग फीचर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है उसका इफेक्ट बहुत देखा जाता है। इंपॉर्टेंट बेज में आते हैं शार्क बे जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जर्विस बे न्यू साउथ वेल्स में, मोरेटन बे क्वींसलैंड में, एक्समाउथ गल्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और एनकाउंटर बे साउथ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। आज हमने ऑस्ट्रेलिया की एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी की। इसकी लोकेशन, लैंडफॉर्म्स को देखा, माउंटेन्स, रिवर्स और डेजर्ट्स को समझा, यूनिक फ्लोरा और फौना के बारे में जाना, माइनिंग, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को एक्सप्लोर किया, ग्रेट बैरियर रीफ, उलुरु और सिडनी ओपेरा हाउस जैसी आइकॉनिक लैंडमार्क्स को देखा और साथ ही इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास, गल्फ्स, बेस और बाइट्स की मैपिंग देखी। ऑस्ट्रेलिया हमें ये बताता है कि एक देश अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक लोकेशन की मदद से कैसे विकास कर सकता है। याद रखिए ज्योग्राफी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, विजुलाइज करने का सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आप मैप देखेंगे उतनी ही आसानी से यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज का एक मैप रिवीजन कल एग्जाम हॉल में एक एक्स्ट्रा मार्क दिला सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि अगला कॉन्टिनेंट या कंट्री आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग यूपीएससी ज्योग्राफी सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।